एक अंधेरी पुरसकून रात को आसमान में थाईलैंड के जंगल के ऊपर एक वाइड बॉडी एयरलाइनर एक खौफनाक इमरजेंसी का सामना कर रहा था। ये अभी अभी बैंकॉक से टेक ऑफ हुआ है, लेकिन एक सिस्टम मैलफंक्शन की वजह से एयरक्राफ्ट अचानक पहाड़ों की तरफ नीचे उतरना शुरू कर देता है। इस फेलियर से बिल्कुल अनजान पायलट्स रिकवरी की कोशिश शुरू करते हैं, लेकिन हर गुजरते सेकंड के साथ एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है और टेंशन बढ़ती जा रही है। क्या फ्लाइट क्रू के पास वक्त होगा इसे बचाने का, या इससे पहले ही बहुत देर हो चुकी होगी? दोस्तों, 8 आवर में आप सबको खुशामदीद। ये कहानी है लौडा एयर फ्लाइट 004 की। 26 मई 1991 की रात के आखिरी पहर एक बोइंग 767 बैंकॉक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डिपार्चर के लिए तैयार हो रहा था। एक छोटी से स्टॉप ओवर के बाद ये एयरक्राफ्ट हांगकांग से अपना सफर शुरू कर चुका था और अब थाईलैंड के कैपिटल सिटी में शेड्यूल्ड स्टॉप कर रहा था, ताकि एडिशनल पैसेंजर्स पिक करके अपना अगला सफर वायना ऑस्ट्रिया की तरफ शुरू कर सके। ये 2 साल पुराना बोइंग एयरक्राफ्ट लौडा एयर ऑपरेट कर रही थी, जो एक लेजर ट्रैवल एयरलाइन थी और जिसका मालिक एक फेमस रेस कार ड्राइवर और फार्मूला 1 चैंपियन निकी लौडा था। लौडा एयर फ्लाइट 004 को कमांड कर रहे थे थॉमस जॉन वेल्ट, जो एक एक्सपीरियंस्ड एयरलाइन पायलट थे जिनके पास 11,000 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। उनके फर्स्ट ऑफिसर पाइसर थमर के पास भी 6,500 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। इसके अलावा 8 कैबिन क्रू मेंबर्स और 213 पैसेंजर्स भी एयरक्राफ्ट में मौजूद थे। रात के तकरीबन 11 बजे लोकल टाइम पर तमाम 223 लोग एयरक्राफ्ट में बैठ गए और फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी थी। बैंकॉक की रात बहुत पुरसकून थी। हल्की हवा, क्लियर विजिबिलिटी और आसमान में सिर्फ चंद बादल थे। वियना का सफर तकरीबन 11 घंटे का था, जो पैसेंजर्स को एशिया और मिडिल ईस्ट के हिस्सों से गुजारते हुए ऑस्ट्रिया ले जाता, जहां सुबह 6 बजे से पहले अराइवल एक्सपेक्टेड थी। अगरचे रूट के वेदर फोरकास्ट में कुछ प्रेसिपिटेशन और हाई लेवल क्लाउड्स शो हो रहे थे, लेकिन कोई ऐसा हैजर्ड नहीं था जो फ्लाइट को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करे। प्री डिपार्चर चेक्स कंप्लीट करने के बाद फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और ऑस्ट्रिया के सफर का आगाज किया। रात 11:02 पर बोइंग 767 आसपास के इलाकों से होता हुआ आहिस्ता आहिस्ता 7,000 फीट के इनिशियल एल्टीट्यूड तक क्लाइंब करने लगा। कुछ ही मिनट्स बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फ्लाइट 004 को क्लियरेंस दी कि वो अपनी प्लान क्रूज एल्टीट्यूड 31,000 फीट तक क्लाइंब कंटिन्यू कर सकता है, एक ऐसी एल्टीट्यूड जहां ये एयरक्राफ्ट कभी नहीं पहुंच पाया। टेक ऑफ के सिर्फ 5 मिनट बाद पहली वार्निंग बेल्स बजना शुरू हो गईं, जो एयरक्राफ्ट के अंदर एक प्रॉब्लम इंडिकेट कर रही थी। रात के इस पुरसकून डिपार्चर की खामोशी अचानक डिस्टर्ब हो गई जब एयरक्राफ्ट का मास्टर कॉशन एनोंसिएटर एक्टिवेट हुआ। ये मेन पैनल पर एक ब्लिंकिंग येलो लाइट थी। ये रेड मास्टर वार्निंग लाइट जितनी सीरियस नहीं होती, जो फौरन एक्शन डिमांड करती है, लेकिन मास्टर कॉशन लाइट का जलना इस बात की निशानी था कि एयरक्राफ्ट के किसी सिस्टम में मैल फंक्शन हो रहा है। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए पायलट्स ने इंजन इंडिकेशन और क्रू अलर्टिंग सिस्टम, जिसे ICAS भी कहते हैं, उसकी तरफ रेफर किया। ये सेंट्रल डिस्प्ले इंजन पैरामीटर्स की इंफॉर्मेशन देता है, साथ ही टेक्स्ट मैसेजेस भी शो करता है जो उन इश्यूज के बारे में बताते हैं जो मास्टर कॉशन लाइट को ट्रिगर करते हैं। जैसे कि उस वक्त लेफ्ट इंजन का थ्रस्ट रिवर्सर सिस्टम में माल फंक्शन था, खास तौर पर उसके हाइड्रोलिक वॉल्व्स में से एक में प्रॉब्लम थी। थ्रस्ट रिवर्सर एक सिस्टम होता है जो नॉर्मली सिर्फ लैंडिंग के बाद ही प्लेन को स्लो करने के लिए यूज होता है। ये इंजन की हवा को उल्टा कर देता है, जिससे प्लेन रुकता है। ये सिस्टम हाइड्रोलिक वॉल्व से कंट्रोल होता है और इसे स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है कि ये हवा में कभी एक्टिवेट ना हो। इसलिए एयरक्राफ्ट में सेंसर्स लगे होते हैं जो चेक करते हैं कि प्लेन जमीन पर है या नहीं।
अगर प्लेन हवा में हो तो सिस्टम ऑटोमेटिकली बंद रहता है, लेकिन अगर सिस्टम को गलत सिग्नल मिल जाए, जैसे उसे लगे कि रिवर्सर ओपन हो गया है, तो ऑटो रिस्टोर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये सिस्टम हाइड्रोलिक पावर देकर रिवर्सर को बंद करने की कोशिश करता है, चाहे प्लेन हवा में ही क्यों ना हो। फ्लाइट 004 में जो मास्टर कॉशन लाइट आई थी, वो इसी हाइड्रोलिक आइसोलेशन वाल्व की वजह से ट्रिगर हुई थी। एयरक्राफ्ट के सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि वाल्व ओपन है, जबकि थ्रस्ट रिवर्स लीवर क्लोज्ड पोजीशन में था, यानी दोनों चीजों में डिसएग्रीमेंट था। कंपनी के प्रोसीजर्स फॉलो करते हुए फ्लाइट क्रू ने क्विक रेफरेंस बुक यानी QRH देखी, जिसमें एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर की तरफ से चेकलिस्ट और प्रोसीजर्स दिए जाते हैं ताकि पायलट्स इन फ्लाइट इश्यूज को ट्रबल शूट कर सकें। क्योंकि थ्रस्ट रिवर्सल को हवा में ही डिप्लॉय होने से रोकने के लिए मल्टीपल सेफगार्ड्स होते हैं, इसलिए बोइंग के मुताबिक आइसोलेशन वाल्व का ये इशू सिर्फ क्वेश्चनरी था, इमरजेंसी नहीं। कोई एडिशनल एक्शन रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन एक वार्निंग नोट ये जरूर कहता था कि अगर फ्लाइट के दौरान और सिस्टम माल फंक्शन हो तो थ्रस्ट रिवर्सर के बिना कमांड के डिप्लॉय होने का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए फर्स्ट ऑफिसर थमर ने कैप्टन से पूछा कि क्या हमें कंपनी के मेंटेनेंस रिप्रेजेंटेटिव से कांटेक्ट करना चाहिए, लेकिन कैप्टन वेल्क ने इसे जरूरी नहीं समझा। फ्लाइट क्रू ने डिसीजन लिया कि वियना तक फ्लाइट कंटिन्यू की जाए। सबको लगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने फर्स्ट ऑफिसर की एक खौफनाक आवाज रिकॉर्ड की, ओह रिवर्सर डिप्लॉयड। जब बोइंग 767 24,000 फीट पर हाई स्पीड से फ्लाई कर रहा था, तब अचानक लेफ्ट इंजन का थ्रस्ट रिवर्सर डिप्लॉय हो गया, जो हवा में होना ही नहीं चाहिए था। सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर फ्लाइट 004 पर सिचुएशन एक पुरसकून डिपार्चर से एक क्रिटिकल इमरजेंसी में बदल चुकी थी। एयरक्राफ्ट के डिजाइन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इस सिचुएशन में एयरक्राफ्ट कंट्रोलेबल रहना चाहिए, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात थी। फ्लाइट टेस्टिंग हमेशा लो एल्टीट्यूड पर और आइडल इंजन पावर पर की गई थी, और ये स्टैंडर्ड्स उस जमाने के थे जब इंजन्स छोटे होते थे और विंग से दूर होते थे, जिसकी वजह से उनका एयर फ्लो पर इफेक्ट कम होता था। जब थ्रस्ट रिवर्सर डिप्लॉय हुआ तो इंजन थ्रस्ट की डायरेक्शन अचानक चेंज हो गई। राइट इंजन अब भी आगे पुश कर रहा था, लेकिन लेफ्ट इंजन उल्टा पुश कर रहा था। लेफ्ट इंजन के गिर्द हवा का फ्लो डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से लिफ्ट 25% तक कम हो गई। राइट विंग पर एयर फ्लो नॉर्मल था। इस इम्बैलेंस की वजह से एयरक्राफ्ट लेफ्ट साइड की तरफ बैंक करने लगा। अब एयरक्राफ्ट अपनी क्लाइंब मेंटेन नहीं कर रहा था, इसकी बजाय ये एक स्टीप स्पाइरल में नीचे की तरफ जा रहा था। कॉकपिट में ऊंची आवाजें, विंडशील्ड पर हवा का जोर और पैसेंजर्स की चीखें सब मिलकर एक क्योटिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे थे। इसी दौरान एक लाउड सायरन कॉकपिट में बजने लगा, ओवर स्पीड वार्निंग। एयरक्राफ्ट अपनी मैक्सिमम डिजाइन स्पीड क्रॉस कर चुका था। क्रू ने लेफ्ट इंजन को शट डाउन कर दिया, लेकिन एयरक्राफ्ट अब भी अनकंट्रोलेबल स्पीड से जमीन की तरफ जा रहा था। अब पायलट्स एक बहुत मुश्किल डायलेमा में थे। हर गुजरते सेकंड के साथ सर्वाइवल के चांसेस कम होते जा रहे थे। कुछ सेकंड्स बाद पायलट्स ने योक को पीछे पुल किया और नोज को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाना शुरू किया, लेकिन अचानक लेफ्ट एलिवेटर अपनी लोड लिमिट पर पहुंच गया और टूटकर हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर से अलग हो गया। इस फेलियर ने एयरक्राफ्ट को और ज्यादा अनस्टेबल कर दिया। एयरक्राफ्ट कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल हो गया। प्लेन स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा स्पीड पर डाइव कर रहा था। विंग्स नीचे की तरफ बेंड हो गईं, और जब वो टूटकर अलग हुई तो स्पार्क की वजह से विंग टैंक्स का फ्यूल इग्नाइट हो गया और एक मॉडर्न एयरलाइनर जो 223 लोगों को लेकर जा रहा था, अब एक जायंट फायरबॉल में तब्दील हो चुका था जो जमीन की तरफ गिर रहा था। 11:17 पर लॉडा एयर फ्लाइट 004 हमेशा के लिए रडार से गायब हो गई। एयरक्राफ्ट जंगल के एरिया में क्रैश हुआ। रेस्क्यू टीम्स जब पहुंची तो मलबे का बहुत हिस्सा जल चुका था। सिर्फ कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिला, जो इन्वेस्टिगेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पीस बना। थाईलैंड की इन्वेस्टिगेशन टीम्स ने कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट या डस्ट पार्टिकल्स
डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व को एक्टिवेट कर सकते थे, जिसकी वजह से ऑटो रिस्टोर सिस्टम ने हाइड्रोलिक आइसोलेशन वाल्व ओपन कर दिया और फिर थ्रस्ट रिवर्सल डिप्लॉय हुआ। इस एक्सीडेंट का एग्जैक्ट रूट कॉज कभी 100% कंफर्म नहीं हो सका, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर थी, पायलट्स के पास सिर्फ 6 सेकंड्स थे रिएक्ट करने के लिए, सिर्फ 6 सेकंड्स। एक ऐसी सिचुएशन के लिए जो किसी ने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।